सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी और हरियाणा पुलिस के लिए जो है हमारा बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है। इसी के अंदर दो सीरीज हमारी पैरेलल में चली हुई है। एक तो एचएसएससी हरियाणा जो जीके है हमारी, उसके लास्ट 5 साल के हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं उसको सोल्व कर रहे हैं, और साथ में हमारी जो है ये एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की जो सीरीज है वो चल रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चे जो हैं नए जुड़े होंगे इसीलिए बताना बेहद जरूरी है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की जो है हमारी सीरीज चली हुई है। ठीक है, ये सीरीज हमारी समापन पर है। इसका जो है आज हम कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं? आज हम जो है इसका 5वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है ना वो कंप्लीट करवा चुका हूं, और एग्रीकल्चर का कंप्लीट पार्ट होने के बाद मैंने जो है एनिमल हस्बेंड्री यहां पर शुरू की थी, और एनिमल हस्बेंड्री के जो है मैं यहां पर 4 पार्ट्स कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आपने सीक्वेंस वाइज ये सीरीज सारी देख रहे होंगे। आज हम यहाँ पे 5वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। आज और कल यानी कि सैटरडे और संडे 2 दिन हम कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं? मुर्गी पालन वाला पार्ट जो है वो काफी बड़ा चैप्टर था। ठीक है, एनसीईआरटी में से मैं ये कंप्लीट उठा के लेके आया हूं, और इसमें जो है शॉर्ट नोट्स के ऊपर जो है मुर्गी पालन, जो जिसको कुकुट भी बोलते हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर था। इसके अंदर मैंने इंक्लूड सब कुछ कर लिया है। मुर्गियों में कौन कौन सा रोग होता है, मुर्गियों की कौन कौन सी ब्रीड होती है यानी कि नस्लें होती हैं, एवरीथिंग डिटेल जो है इसके अंदर मैंने कर लिया है इंक्लूड। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में ये आपको मिलेगा। आज हम कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं? यहाँ पे देखो, पार्ट फर्स्ट आपको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट सेकंड कब आएगा? कल जो है संडे के दिन हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेंगे, यानी कि कल जो है छठा पार्ट आने वाला है एनिमल हस्बेंड्री का। ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है मैक्स कितने पार्ट्स आने वाले हैं? मैक्स इसके अंदर जो है 4 पार्ट्स और आने वाले हैं। ठीक है, वैसे मैं 3 पार्ट्स तो मोटे मोटे यही आएंगे। एक तो जो है पशुओं की नस्लों का आएगा। ठीक है, पशुओं की नस्लों का। ठीक है, एक पार्ट तो यही आएगा। 1 सेकंड मैं थोड़ा सा बता देता हूं भाई, जरूरी है ठीक है बताना। ठीक है, एक पार्ट तो हमारा यही आएगा नस्लों का। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट होएगा? 7वां पार्ट होएगा। 8वां पार्ट हमारा कौन सा आएगा? 8वां पार्ट हमारा आएगा पशुओं के रोग। ये बहुत लंबी वीडियो रहने वाली है, पशुओं के रोग। ठीक है, एवरीथिंग डिटेल हम यहाँ पे जान लेंगे। पशुओं के जितने भी पशु हैं, जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया, वैसे हम पिछले पार्ट्स में भी ये सारी चीजें कुछ कुछ देखते आए हैं, लेकिन एवरीथिंग जो कुछ रह गया ना वो सारे हम इन वीडियोस में देख लेंगे। 7वें पार्ट में नस्लें देखेंगे, 8वें पार्ट में रोग देखेंगे, और 9वें पार्ट में क्या देखेंगे? 9वें पार्ट में हम देखेंगे सेंसस, पशुओं की जनगणना। ठीक है, पशुओं की जनगणना हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, जनगणना भारत की भी देख लेंगे और हरियाणा की भी देख लेंगे। तो मिनिमम ये 3 पार्ट्स तो आएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाटा रह जाएगा जो मैं मिसलेनियस के तौर पर 10वें पार्ट्स में करवा दूंगा। बाकी जो है हमारा ये सारा एवरीथिंग डिटेल, एवरीथिंग जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का, इसके 4 पार्ट्स और आएंगे। उसके बाद जो है एनिमल हस्बेंड्री बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, या तो कंप्यूटर करेंगे, ठीक है, या फिर हम जो है साइंस करेंगे। ठीक है, एक जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैं रखूंगा एक दिन सैटरडे या संडे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, आपकी राय जान लेंगे कौन सा सब्जेक्ट जो है आगे करवाना है। ठीक है, ये बेसिक डिटेल थी। इसके अलावा भी कोई अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सोल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, आज हम जो है मुर्गी पालन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। मुर्गी पालन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है क्या दिया गया है? मुर्गी पालन की स्थिति दी गई है भाई। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। मुर्गी पालन की स्थिति और महत्व को जान लेते हैं भाई। मुर्गी पालन की स्थिति वर्तमान में क्या है और इसका महत्व क्या है? तो मुर्गी पालन की यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, आइए देख लेते हैं। मुर्गी पालन का मतलब ऐसे पक्षियों को पालना है जिनसे अंडे और मांस मिलता है। इसमें आमतौर पर मुर्गियों को पाला जाता है, लेकिन इसके अलावा बतख, टर्की क्या होती है? बड़ी मुर्गी होती है। ठीक है, और बटेर जैसे दूसरे अंडे देने वाले पक्षी भी शामिल होते हैं। आज के समय में पाली जाने वाली घरेलू मुर्गियां जंगली मुर्गियों से ही आई हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। ये सारी चीजें मैं कहां से लेके आया हूं? एनसीईआरटी से लेके आया हूं। ठीक है, एनसीईआरटी से लेके आया हूं। मेरे हिसाब से या फिर मेरे एंड से मैं जितना इसको सरल भाषा इसकी कर सकता था, जितना इजी कर सकता था, मैं वहां पर यहाँ पर जो है वो मैंने करने की कोशिश की है। इससे जो है इजी मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। फिर भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रही हो लैंग्वेज या फिर समझ नहीं आ रहा तो बता देना, मैं थोड़ा सा और जो है
इस पर काम करूंगा, ठीक है। वैसे इतना कोई डिफिकल्ट लिखा नहीं हुआ इसके अंदर, जितना इजी हो चुका था, हो सकता था, जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता था ना, वो मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की है। चलिए एक बार फिर से मुर्गी पालन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वैसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेना, लोकल लैंग्वेज है, आपको समझ आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं मुर्गी पालन के बारे में यहाँ पे क्या कह रहा है। मुर्गी पालन की डेफिनेशन के बारे में कह रहा है, मुर्गी पालन का मतलब होता है ऐसे पक्षियों को पालना जिनसे हमें अंडे प्राप्त हों, जिनसे हमें मांस प्राप्त होता है। आमतौर पर मुर्गियों को पाला जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे मुर्गी पालन का मतलब क्या है, कुक्कुट पालन का मतलब यही होता है, ऐसे पक्षियों को पालना जिनसे हमें अंडे प्राप्त होते हैं और जिनसे हमें मांस प्राप्त होता है। लेकिन मुर्गी के अलावा भी कुछ और पक्षी भी होते हैं, जैसे कि बतख हो गया, बतख का भी कुछ लोग मांस खाते हैं, अंडे भी देती है बतख। टर्की क्या होती है, टर्की बड़ी मुर्गी होती है, जो नॉर्मल मुर्गी होती है ना उससे बड़ी मुर्गी होती है, ठीक है। टर्की होती है बड़ी मुर्गी, ठीक है। और बटेर जैसे दूसरे अंडे देने वाले पक्षी भी शामिल होती है। आज के समय में पाली जाने वाली जो मुर्गियां है ना, जो वर्तमान में हम पालते हैं, आप देख रहे हो मुर्गियों का जो पालन है या फिर मुर्गियों का जो व्यापार है वो भी बड़ा फलने फूलने लगा है, क्योंकि जो लोग हैं ना वो काफ़ी अवेयर हो गए हैं कि भाई आप सभी जानते हैं वर्तमान में जो है 90% लोग जो है ना वो सभी नॉनवेज खाते हैं। तो इसमें जो है हर प्रकार से फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है ना, ये छोटे कैपिटल से भी जो है शुरू किया जा सकता है। इसीलिए जो है वर्तमान में मुर्गी पालन जो है काफ़ी व्यापक पैमाने पर जो है ये फैल रहा है, ठीक है। और वर्तमान में जो आप मुर्गी देख रहे हो ना, ये कहाँ से आई है, तो ये घरेलू मुर्गियां जो है जंगली मुर्गियों से ही आई है, ठीक है। पहले जंगली मुर्गियां होती थी, लेकिन जंगली मुर्गियों से ही जो है वर्तमान में घरेलू मुर्गियां जो है आई है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, एक एक करके मैं सारी चीजें ऐसे ही आपकी क्लियर करता हुआ चलूंगा। चलिए मुर्गी पालन की वर्तमान स्थिति के बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि वर्तमान स्थिति में क्या इनकी कंडीशन है। तो हमारे देश में जो है मुर्गी पालन का व्यवसाय 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना है, ठीक है। 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना है मुर्गी पालन का व्यवसाय हमारे भारत देश में। प्राचीन काल में पूर्वी भारत में पाई जाने वाली जो असील नस्ल को लोग लड़ाने के लिए पालते थे। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, ठीक है ना। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा ना संडे को, उसमें मैंने जो है मुर्गी पालन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड कर दिए, ठीक है। एमसीक्यू जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है वहां पर ऐड कर दिए हैं। डोंट वरी, आपके जो एमसीक्यू वाला पार्ट है ना, ये हम कब करेंगे, जो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद जो एग्जाम नियर बाय आ जाएगा ना, 1 से 2 महीने हमको लगने लग जाएगा कि भाई अब आपका एग्जाम होने वाला है, तब हम जो है भर भर के एमसीक्यू लगाएंगे। डोंट वरी, एमसीक्यू आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, कहीं नहीं लेगा क्वेश्चन पेपर आपका, ठीक है। बस आप करने वाले बनो, ठीक है। तो चलिए आइए है डायरेक्ट, आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, किस नस्ल को लोग जो है लड़ाने के लिए पालते थे। आपसे डायरेक्ट क्या क्वेश्चन पूछेगा, किस नस्ल की मुर्गियों को लोग जो है लड़ाने के लिए पालते थे, तो आपको बताना पड़ेगा असील नस्ल की मुर्गी को जो है लोग लड़ाने के लिए पालते थे। बाद में लोग अपने घरों में ही 5 से 7 मुर्गियों को अंडा उत्पादन के उद्देश्य से पालने लगे। आजकल हमारे देश में विदेशी नस्ल व्हाइट लैंगहॉर्न को अधिक पाला जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, ये कौन सी नस्ल है, ये विदेशी नस्ल है भाई, जिसका नाम है व्हाइट लेगहॉर्न, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा निम्नलिखित में से बताइए व्हाइट लेगहॉर्न जो है कौन सी नस्ल है, देसी नस्ल है, विदेशी नस्ल है, मिक्सर नस्ल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उस समय आपको बताना पड़ेगा ये जो व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल है मुर्गियों की, ये विदेशी नस्ल है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम अमेरिका से 30,000 चूजे इस नस्ल के मंगवाकर इन्हें जो है 3 से 8 सप्ताह की उम्र में विभिन्न राज्यों को जो है वितरित किया गया था। तो याद रखना भाई, सर्वप्रथम ये जो व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल की मुर्गी है ना, इसको कहाँ से इंपोर्ट किया गया था, तो इनको जो है अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, व्हाइट लेगहॉर्न जो नस्ल की मुर्गियां है, इसको जो है हमने सर्वप्रथम किस देश से जो है इंपोर्ट किया था। 4 ऑप्शन दे देगा, अमेरिका दे देगा, ब्राजील दे देगा और 2 ऑप्शन और दे देगा, ठीक है। तो आपको चूज करना है, अमेरिका देश से जो है हमने इनको इंपोर्ट किया था, ठीक है। वर्ष 1979 में उत्तर प्रदेश में इज्जत नगर में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की जो है स्थापना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन रहा है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इज्जत नगर में, माफ कीजिएगा,
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है कब की गई थी? आपको बताना होगा 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। आपसे दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1979 में भारत के किस राज्य में की गई थी? तो आपको बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में इज्जत नगर में जो है इसकी स्थापना की गई थी। आइए आगे चलते हैं। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म की बात कर रहा है, मुंबई में है, भुवनेश्वर में है एवं हसरघाटा में है। अंडा उत्पादन हेतु नई संकर नस्लें जो है विकसित की गई है। भारत में मुर्गी पालन के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। ये हम वहां पर भी देखेंगे। कहां पर देखेंगे? जो हम पशु सेंसस देखेंगे ना, पशु जनगणना देखेंगे, जनगणना देखेंगे, और ये हमें कहां पर मिलेगा? भारत का जो हम सेंसस देखेंगे ना, भारत का सेंसस, वहां पर हमको मिलेगा कि अंडा उत्पादन में जो है भारत का कौन सा देश जो है अग्रणी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, कहा गया भारत में मुर्गी पालन के क्षेत्र में जो है आंध्र प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। इसके बाद तमिलनाडु आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, और उसके बाद बिहार आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है। डोंट वरी, इतनी आपको जो है टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है। जब हम पशु सेंसस देखेंगे ना, सबसे लास्ट पार्ट में देखेंगे, वहां पर टेबल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कौन सा राज्य जो है किस मामले में जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आइए हम चलते हैं आगे। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, और कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज कि जो है वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, मेरी सीरीज आपको कैसी लग रही है। यकीन मानिए बहुत मेहनत लगती है भाई, एक पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेके रात के मुझे 11 बज जाते हैं, तब जाके जो है ये सारे काम मैं कंप्लीट कर पाता हूं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मेरी मोटिवेशन बनाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, और जो है कमेंट में आपको हाइप नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको भी प्लीज जो है प्रेस कर दीजिए कीजिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है, और क्या आप सोचते हैं कि भविष्य में आपके सिलेक्शन के बारे में हमारे वीडियो सीरीज से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं मुर्गी पालन का महत्व। तो मुर्गी पालने का महत्व क्या है भाई, क्या इंपॉर्टेंस है मुर्गी पालने का? तो चलिए आइए देख लेते हैं एक एक करके। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या जो है कई कारणों से कुपोषण का शिकार है। आप सभी जानते हैं भारत में जो है भाई खाने की जो है कमी रहती है, भूखमरी रहती है, और जिसके कारण जो है जनसंख्या में कुपोषण का शिकार होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवणों की जो है पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अंडे तथा मांस में यह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसी लाइनें मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी है जिनको समझाने वाली कोई चीज पड़ेगी ही नहीं, जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, सिंपल सी लाइन बताई गई है भाई। आप जाहिर सी बात है यार, कॉमन सी बात है, अगर आप पौष्टिक आहार नहीं खाओगे, मतलब रूखा सूखा खाना खाओगे या फिर खाना ही नहीं खाओगे, उससे क्या होगा? आपके शरीर जो है कमजोर हो जाएगा। कमजोर होगा तो आप कुपोषण का शिकार हो जाओगे। ठीक है, तो कुपोषण से बचने के लिए जो है सर्वाधिक मात्रा में आपको कैसा खाना खाना चाहिए? आपको जो है कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, प्रोटीन आपको मात्रा में लेना चाहिए, वसा हो गया, विटामिन हो गया एवं खनिज लवण हो गया। और ये सारी चीज़ें जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? जो अंडे हो गए और जो मांस हो गया, ये अंडे और मांस में जो है ये सारी चीज़ें जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाई जाती हैं। ठीक है, यही ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक टेबल आ गई है, इसके द्वारा हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया है? अंडे में पाए जाने वाले अवयव प्रतिशत में दिए गए हैं। ठीक है, अवयव यहाँ पे क्या बात कर रहा है? एक अंडा दिया गया है। ठीक है, अंडा तो आपने देखा होगा ना, आई होप आप सभी ने देखा होगा, और 99% लोग खाते भी होंगे। मैं नहीं खाता भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद जो है अंडे में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अंडा जो है 100% यहाँ पे माना गया है। ठीक है, अंडा 100% माना गया है, और किस यहाँ पे क्या लिखा गया? सरल भाषा में वितरण और विवरण। सारी कुछ जो है मैंने बिल्कुल इजी भाषा में लिखने और समझाने की कोशिश की है। अंडा को कितना माना है? 100% माना है। यहाँ पे क्या लिखा गया? संपूर्ण अंडा कितना प्रतिशत का होता है? 100% का होता है। ठीक है, श्वेतक 100% में से 58% जो है श्वेतक का भाग होता है, यानी कि 100% जो अंडे का भाग होता है ना, उसमें सबसे बड़ा जो भाग होता है ना, वो 58% श्वेतक ही होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? पूरे अंडे में किस भाग में कितना वजन होता है ये बताने की कोशिश कर रही है ये टेबल। मतलब मान लीजिए एक अंडा 100% भार है एक अंडे में। ठीक है, उसमें से 58% जो भार है ना, वो केवल श्वेतक का, ये सबसे बड़ा भाग श्वेतक होता है अंडे में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जर्दी होती है। डोंट वरी, श्वेतक, जर्दी, कवच, तीनों के बारे में बताने वाला हूं इजी लैंग्वेज में क्या क्या होता है। वैसे आप सभी को पता ही होगा। जर्दी जो होती है वो कितने प्रतिशत भार ग्रहण करती है? 31% भार जो है वो जर्दी का होता है, और 11% मात्र जो भार होता है वो कितना होता है?
वो किसका होता है? कवच का होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कवच। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। कवच क्या होता है? अंडा आपने देखा है ना, अंडा, कच्चा अंडा देखा है, उसके बाहर जो व्हाइट व्हाइट स्ट्रोंग कलर का होता है ना, छिलका होता है, जो उसका छिलका होता है, वही जो है उसका कवच होता है। ठीक है, उसके बाद मैं जर्दी बता देता हूँ। जर्दी क्या होती है? यहाँ पे ये जर्दी लिखा है ना, जर्दी। जर्दी क्या होती है? जर्दी को इंग्लिश में बोलते हैं योक। योक अंडे का ये क्या होता है? पीला भाग आपने देखा है, अंडे के अंदर एक पीला भाग होता है ना, पीला भाग, वही जो है जर्दी होती है अंडे की। ठीक है, अब ये श्वेतक क्या होता है? तो श्वेतक क्या होता है? यह वह हिस्सा होता है जो जर्दी के चारों ओर होता है। मतलब ये जो पीला भाग होता है ना, पीला भाग, पीला भाग, इसके चारों ओर आपने देखा होगा एक वाइट वाइट से कलर का होता है। ठीक है, वही श्वेतक पार्ट होता है। ठीक है, वही जो है श्वेतक पार्ट होता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो ये अंडे के भार में बता रहा है भाई किस किस में कितना कितना जो है भार होता है। चलिए मैं एक एक करके यहां पे आपको बताता हुआ चलूंगा। यहाँ पे जो है फर्स्ट क्रम संख्या में क्या बोला गया है? जल बोला गया है। ठीक है, जल। जल यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करें, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। संपूर्ण अंडे में जो है कितने प्रतिशत जल होता है? 66.5% जो है पूरे अंडे में जल पाया जाता है। इसमें जो श्वेतक भाग होता है ना, अंडे में श्वेतक भाग, उसमें जो है जल कितना पाया जाता है? 88% जो है जल उसके अंदर पाया जाता है। अब ये जो जर्दी होता है, योक होता है, जो पीला भाग होता है, उसमें जल कितने प्रतिशत पाया जाता है? उसमें जो है 48.4% जो है पाया जाता है। कवच में कोई भी जल नहीं पाया जाता। ठीक है, यहां पे सरल भाषा में विवरण मैंने लिख दिया है, इसको देख लेना। अंडे के श्वेतक भाग में सबसे अधिक जल 88% होता है। डोंट वरी, ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी है ना, अपनी लैंग्वेज में लिखा है, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा था, उसमें थोड़ी कलिष्ट भाषा थी, कठिन भाषा थी। ठीक है, आपको मैंने मेरे हिसाब से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अंडे के श्वेतक भाग में सबसे अधिक जल 88% होता है, जबकि जर्दी योल्क में जो है जल की मात्रा लगभग आधी 48.4% होती है। ठीक है, समझ गए? आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं दूसरे पर, यानी कि प्रोटीन पर चलते हैं, क्रम संख्या 2 पर। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है संपूर्ण भाग में कितना होता है? 11.8% होता है। 11% किस में होता है? 11% किस में होता है भैया? श्वेतक में होता है। ठीक है, दूसरा श्वेतक है, तीसरा जर्दी है। तो श्वेतक में जो है 11% कितना होता है? प्रोटीन 11% होता है। और जर्दी में कितना होता है? 17.5% जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है 17.5% किस में पाया जाता है? जर्दी में पाया जाता है। यही जो है हमारे इस भाग में लिखा हुआ, देखिए, प्रोटीन पूरे अंडे का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा 11.8% है, जो कि श्वेतक 11% है और जर्दी 17.5 दोनों में जो है मौजूद होता है। प्रोटीन जो है दोनों भागों में पाया जाता है, श्वेतक में भी पाया जाता है और जो है जर्दी में भी पाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 नंबर पर। ठीक है, 3 नंबर में क्या लिखा है? वसा लिखा गया है। ठीक है, क्रम संख्या 3 को देख लेते हैं। अब देख लेते हैं वसा किस भाग में कितना पाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण अंडे की बात करूं तो 11% जो है वसा अंडे के अंदर पाया जाता है। वहीं मैं जर्दी की बात करूं, ये जर्दी वाला ये था ना, हाँ, जर्दी के अंदर जो है वसा कितना पाया जाता है? 32.5% पाया जाता है। और श्वेतक के अंदर जो है कितना प्रतिशत वसा पाया जाता है? 0.2% वसा पाया जाता है। विवरण क्या कहता है? अंडे का वसा यानी कि फैट मुख्य रूप से जर्दी में केंद्रित होता है, जहां यह 32.5% पाया जाता है, जबकि श्वेतक में यह नगण्य 0.2% होता है। नगण्य का मतलब 0.2, यानी कि ना के बराबर ही जो है ये श्वेतक में पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं खनिज लवण। चलिए क्रम संख्या 4 को देख लेते हैं। खनिज लवण जो है संपूर्ण अंडे में कितना पाया जाता है? संपूर्ण अंडे की बात करूं तो 10.7% जो है खनिज लवण पूरे अंडे में पाया जाता है। 0.8% जो है ये श्वेतक भाग में पाया जाता है। 2.0% जो है ये जर्दी में पाया जाता है। और कवच में जो है 96.6% जो है ये कवच में पाया जाता है खनिज लवण। ठीक है, कवच यानी कि शेल में मुख्य रूप से खनिज लवण 96.6% होते हैं, जो इसे कठोरता जो है प्रदान करते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी टेबल थी जो अंडे के बारे में बता रही थी कि अंडे के अंदर कौन सा अवयव जो है कितना भार जो है एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। आराम से बैठ के यकीन मानिएगा, इस वीडियो को सिर्फ 2 से 3 बार देख लेना और पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना और धीरे धीरे इसको पढ़ते रहना। इससे बाहर नहीं जाएगा, यकीन मानिएगा, थोड़ा सा विश्वास रखिएगा। मैं जितना मेहनत कर रहा हूं ना, अगर आप इतनी मेहनत करेंगे ना, तो यकीन मानिएगा सिलेक्शन 2026 में लेके रहेंगे भाई।
ठीक है। तो बस पेशेंस बनाई रखिएगा और कंसिस्टेंसी बनाई रखिएगा। डेली आपको पढ़ाई करनी है, बस ये मेरा मान लेना कि डेली पढ़ाई करना है। जैसे मैं डेली आपके ऊपर मेहनत करता हूँ ना, आपके लिए वीडियो बना के लाता हूँ, यकीन मानिएगा वीडियो बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता मेरे भाई। सच बताऊँ तो जितनी मेहनत लगती है ना बैकएंड में लगती है। बैकएंड क्या होता है? जो PDF बनाने का काम होता है। पहले कंटेंट को रेडी करो, उसके बाद उसको वर्ड फाइल में लेके जाओ, वर्ड फाइल को फिर वेरीफाई करो, वेरीफाई करने के बाद उसको PDF बनाओ। सारा काम जो मेहनत है ना वो बैकएंड में लगती है। और आपकी जो बैकएंड क्या है? आपकी बैकएंड यही है जो अभी आप तैयारी कर रहे हो ना, एग्जाम से पहले जो बैकएंड की तैयारी कर रही है, ये किसी को नहीं दिखाई देगी, यकीन मानिएगा। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, सिर्फ आपका जो है सक्सेसफुल वाला पार्ट देखेंगे। मतलब जब आपका जो फ्रंट एंड होगा ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वही पार्ट आपको सबको देखेंगे और सभी को दिखाई देगा। लेकिन जो आपका बैक एंड थी ना, जो मेहनत थी, वो कोई भी नहीं देखेगा, ये यकीन मानिएगा। ठीक है, तो इसीलिए भाई मेहनत करनी जरूरी है। बैक एंड में ही मेहनत होती है। आप अपने को ले लो या फिर मेरे को ले लो, दोनों को मेहनत बैक एंड में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, टेबल से आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा गया है? अंडे में फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा आदि खनिज तत्व तथा विटामिन A, D तथा B प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। भाई ये याद रखना, भाई अंडे में जो है ये भी खनिज लवण जो है पाए जाते हैं। विटामिन A भी पाया जाता है और विटामिन D भी पाया जाता है, विटामिन B भी पाया जाता है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है, बताइए निम्नलिखित में से जो है कौन सा विटामिन जो है अंडे में नहीं पाया जाता है। अब देख लेते हैं। A में क्या दे देगा? विटामिन A दे देगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। B में आपको दे देगा विटामिन D दे देगा। C में आपको क्या दे देगा? विटामिन B दे देगा। ठीक है, विटामिन B दे देगा। और D में आपको क्या दे देगा? विटामिन C दे देगा। अब आपको क्वेश्चन देगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन है अंडे में नहीं पाया जाता। तो बता सकते हैं आप, अगर आपने ये PDF देखी होगी तभी आप बताएंगे कि विटामिन C जो है भाई अंडे में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अभी आपके पास इनफ टाइम है। बिल्कुल जीरो से पढ़ लो, बेसिक से पढ़ लो, यकीन मानिएगा हर जगह ये चीजें काम आने वाली है आपकी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे एक और टेबल दी गई है। यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है? यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है मुर्गी मांस में पाए जाने वाले अवयव प्रतिशत में। ठीक है, अभी हमने बात की थी अंडे और मांस की, मतलब मुर्गी से हमें दो ही चीज मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? मुर्गी से हमें दो चीज मिलती है। ठीक है, मुर्गी से हमें दो चीज मिलती है, एक तो अंडा मिलता है, ठीक है, और दूसरा क्या मिलता है? दूसरा मांस मिलता है। अंडे की हमने बात कर ली है। ठीक है, अंडे में कितना प्रतिशत क्या अवयव पाया जाता है वो हमने बात कर ली है। अब हम किसकी बात करेंगे? मांस की बात करेंगे। ठीक है, मांस की। तो चलिए मांस को देख लेते हैं किस पार्ट में कितना प्रतिशत पाया जाता है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। क्रम संख्या की 1 की बात करूं तो यहाँ पे जल लिखा गया है। ठीक है, अवयव का नाम जल है। कितना प्रतिशत मात्रा पाया जाता है? 65 से 80% में मात्रा में जो है जल पाया जाता है मांस के अंदर। समझ गए ना? मांस के अंदर जल कितना पाया जाता है? 65 से 80%। मांस के अंदर प्रोटीन कितना पाया जाता है? 16 से 22%। मांस में वसा कितना पाया जाता है? 1.5% से लेके 13% तक। ठीक है, खनिज पदार्थ कितना पाया जाता है? 0.65 से लेके 1% जो है खनिज पदार्थ पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? 0.5 से लेके 1.5% जो है ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये चीजें आप याद रखना। सबसे अधिक जो है मांस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना भाई, प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरे नंबर पर वसा पाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना। इस PDF को मैं ऐसे ही सेव कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, जो जो हाईलाइट लगेंगी उन्हीं को आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे क्या लिखा गया? एक मुर्गी के अंडे का औसत भार 58 ग्राम होता है। देखिए डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, एक एक करके हर चीज मैं आपको नहीं बता सकता। आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मुझसे ज्यादा समझदार है, यही सोच के मैं चल रहा हूं कि हर चीज आपको नहीं बताई जा सकती। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, एक मुर्गी के अंडे का औसत भार बताइए, तो क्या बताएंगे भाई? तो इसीलिए मैं बोलता हूं हर चीज आपको पढ़नी बेहद जरूरी है। तो एक मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? तो औसत भार जो है 58 ग्राम होता है। ठीक है, जिसमें 34 ग्राम श्वेतक तथा 18 ग्राम जर्दी होती है। ठीक है, एक मुर्गी के अंडे का औसत भार 58 ग्राम होता है, जिसमें 34 ग्राम श्वेतक तथा 18 ग्राम जर्दी होती है। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे ना, श्वेतक ऊपर हमने डिस्कस किया है। एक अंडे से 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए एक अंडे से कितनी कैलोरी जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? पानी से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, कोई बता सकता है? पानी से हमें, साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए पूछ रहा हूं, पानी से हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितनी कैलोरी
ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑप्शन देने की तो जरूरत नहीं है, दूं क्या? वैसे काफी इजी है, आई थिंक आता होगा, चलिए दे देते हैं, कोई बात नहीं। ए में हो जाएगा 1%, बी में हो जाएगा 0%, सी में हो जाएगा 5% और डी में हो जाएगा 3%। चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। कुक्कुट फॉर्म पर अंडों से चूजे प्राप्त करने हो तो प्रति 10 मुर्गियों पर एक नर अर्थात 10:1 के अनुपात में मुर्गे रखने चाहिए। ये वही बात है भाई, ब्रीडिंग करने के लिए, मतलब नस्ल को बढ़ाने के लिए। अगर आप भाई मुर्गियों की मतलब चूजा पालन करना चाहते हैं, उनकी संख्या बढ़ाने चाहते हैं, तो 10 मुर्गी पर जो है एक मुर्गा आपको रखना होगा। मुर्गी के मांस को सफेद मांस तथा अन्य मांस को लाल मांस कहा जाता है भाई। ठीक है, ये आप याद रखना, मुर्गी के मांस को तो सफेद मांस कहा जाता है। ठीक है, मुर्गी के मांस को सफेद मांस तथा अन्य मांस को जो है लाल मांस कहा जाता है। हो सकता है कि भाई जो मुर्गा का मांस है उसको लाल मांस कहा जाता हो, यही मतलब हो सकता है। तो ये चीज आप याद रखना, मुर्गी के मांस को स्पेशली क्या कहा जाता है? व्हाइट मांस कहा जाता है। ठीक है, सफेद मांस कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा आपको, मुर्गी के मांस को जो है क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। सफेद मांस, लाल मांस दे देगा ऑप्शन, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा किसके मांस को जो है सफेद मांस कहा जाता है। एग्जांपल दे देगा, ऑप्शन दे देगा, मुर्गी के मांस को, मुर्गे के मांस को, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम देख लेते हैं मुर्गी पालन के लाभ क्या है भाई, मुर्गी पालन के हमें बेनिफिट्स क्या है, एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, देश में मनुष्यों के आहार में प्रोटीन की कमी आमतौर पर देखी जाती है, आप सभी जानते हैं। ऊपर हमने कुपोषण की बात की थी। जबकि आहार विशेषज्ञों के अनुसार एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये याद रखना भाई, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 60 ग्राम प्रोटीन की जो है आवश्यकता होती है, जिसमें से 1/3 अर्थात 20 ग्राम पशु जनित प्रोटीन होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना, तो 60 ग्राम में से जो है 20 ग्राम प्रोटीन जो हमें चाहिए ना, वो कहाँ से चाहिए? पशु जनित प्रोटीन होना चाहिए। या तो फिर हमने वो अंडे से प्राप्त होना चाहिए, या फिर हमें जो है वो कहाँ से प्राप्त होना चाहिए? मांस से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसकी पूर्ति अंडे या फिर मांस के द्वारा कुपोषण दूर किया जा सकता है, कुपोषण दूर यहां से किया जा सकता है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया? इस व्यवसाय को अपेक्षाकृत कम पूंजी द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। अभी मैंने ऊपर बताया था जो मुर्गी पालन है वर्तमान में तो ये काफ़ी व्यापक पैमाने पर फैल रहा है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई लार्ज कैपिटल होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं आजकल कोई भी व्यवसाय या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 से 10 लाख आपकी जेब में होने चाहिए, लेकिन ऐसा मुर्गी पालन में नहीं है। आप जो है छोटे पैमाने पर भी जो है इसका व्यापार शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। व्यवसाय प्रारंभ करने के लगभग 2 महीने 8 सप्ताह बाद ब्रायलर मुर्गियों को बेचकर तथा 5 माह बाद अंडों को बेचकर जो है आय प्राप्त होने लगती है। देखिए कितनी फास्ट जो है ये आपको बेनिफिट देने लगता है। ठीक है, मुर्गी पालन काफी बेनिफिट आजकल जो है फल फूल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया? व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु थोड़ी सी तकनीक जानकारी की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी कि वही यार कॉमन सी बात है यार, अगर आप कोई व्यवसाय करेंगे, कोई व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो उसके बारे में जानकारी तो आपको होनी चाहिए ना, अदरवाइज आप कैसे कर पाएंगे उस काम को। इस व्यवसाय में अपेक्षाकृत कम स्थान एवं कम श्रम की आवश्यकता होती है। यानी कि वही बात है, अब एक तो आप भाई भैंसों का बिजनेस करोगे, भैंसों में तो भाई भैंस होना पड़ेगा, आप सभी बात है, हम हरियाणा के यहाँ सीधी बात है, आपने बेरा है। ठीक है, लेकिन मुर्गियों में ऐसा नहीं है। मुर्गियों में क्या है कि एक तो लेबर की कम जरूरत पड़ती है, भैंसों में तो यार 8-10 भैंसें हो जाती है, तो भाई प्रॉपर आपको लेबर की जरूरत होती है। लेकिन मुर्गियों में ऐसा नहीं होता है, इसमें कम श्रम यानी कि कम लेबर की जो है जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो परिवार के सभी सदस्यों के खाली समय का जो है सदुपयोग हो सकता है। यानी कि आपका जो परिवार है ना, केवल आपका परिवार के लोग ही जो है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत समय है तब भी जो है ये व्यापार किया जा सकता है। ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास लेबर नहीं है तो आप इस काम को या फिर इस बिजनेस को नहीं कर सकते। आप और आपके परिवार जो है थोड़ा सा समय चाहिए, इस बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी ये क्या नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? मुर्गी से हमें क्या प्राप्त होता है? अंडा तो प्राप्त होता ही, आप सभी जानते हैं अंडा प्राप्त होता है और मांस प्राप्त होता है। इससे तो हमें जो है इनकम होती ही होती है। साथ में बीट क्या होती है? मुर्गी जो वेस्टेज करती है ना, वेस्टेज,
उससे भी हमें बेनिफिट होता है। मुर्गियों की बीट से उत्तम किस्म की जो है खाद बनती है, इसको बेचकर भी जो है आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये मान के चलिएगा मुर्गियों का जो है वेस्टेज से लेके मांस तक एवरीथिंग जो है आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। घर या अन्य उद्योग आदि का उत्सर्जित पदार्थ जो उनके लिए बेकार होता है को मुर्गी आहार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो मुर्गियों के आहार के लिए भाई घर के अन्य उद्योग आदि का उत्सर्जित पदार्थ होता है ना, उसको जो जो बेकार होता है वो मुर्गियों के आहार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कुक्कुट फार्म पर नर्ग मुर्गे न रखने के कारण उन पर होने वाला व्यय न करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं मुर्गियों का वर्गीकरण एवं प्रमुख नस्लें देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने काफी कुछ देख लिया है, मुर्गियों का महत्व देख लिया है, मुर्गियों का बेनिफिट्स देख लिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मुर्गियों का वर्गीकरण और उनकी नस्लों को देख लेते हैं कुछ। आइए देख लेते हैं। भारत में मुर्गियों की जातियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, भारत में जो मुर्गियों की जातियां हैं ना, उसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो उत्पत्ति के स्थान पर और दूसरा उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं। उत्पत्ति के स्थान पर मुर्गियों का वर्गीकरण आइए एक एक करके देख लेते हैं। देसी या भारतीय नस्लें। ठीक है, देसी या फिर भारतीय नस्लें असील, चीतागोंग, घाघस, कड़कनाथ आदि। ठीक है, एशियाई वर्ग की ब्रह्मा, कोचीन तथा लैंगशन आदि। इंग्लिश वर्ग की बात करूं तो इंग्लिश वर्ग की ससेक्स हो गया, ऑस्ट्रेलार्प हो गया, ऑप्टिंगन हो गया, कॉर्निश हो गया, रेड कैप हो गया आदि हो गया। ठीक है, अमेरिकन वर्ग की बात करूं तो वाइडाट हो गया, रोड आइलैंड हो गया, न्यू हैम्पशायर हो गया तथा प्लाई माथाऊ रोक हो गया। ये याद रखनी पड़ेगी भाई, उत्पत्ति के स्थान पर मुर्गियां। ठीक है ना, मतलब कि ये जो देसी भारतीय नस्लें हैं ये वाली हैं। ठीक है, एशिया वर्ग की हैं ये वाली हैं। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इन नस्लों को आप अच्छे से याद रखिएगा, यहीं से जो है क्वेश्चन बनते हैं। भूमध्य सागरीय वर्ग की बात करूं तो लेगहॉर्न हो गया, ब्लू एडनल हो गया, जियर हो गया, एनकोवा हो गया तथा मिनोरका आदि हो गया। और पोलिश वर्ग की बात करूं तो सिर्फ पोलिश हो गया। ठीक है, इस टेबल को भाई अच्छे से यहाँ पे दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि भाई किस नस्ल का जो है कौन से वर्ग से संबंधित। ठीक है, ये उत्पत्ति के स्थान पर है, याद रखना, यहाँ पे दिखा ना उत्पत्ति के स्थान पर, तो ये याद रखना देसी भारतीय नस्लें ये हैं उत्पत्ति के स्थान पर। इंग्लिश वर्ग में ये सारी नस्लें हैं। ठीक है, भूमध्य वर्ग की बात करें तो ये सारी नस्लें हो जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं उपयोगिता के आधार पर मुर्गियों का वर्गीकरण। तो उपयोगिता के आधार पर देख लेते हैं अंडा देने वाली जातियां कौन कौन सी होती है भाई। जो अंडा देती हैं, मिनोरका अंडा देती है, व्हाइट लेगहॉर्न अंडा देती है तथा एनकोना आदि अंडे देती हैं। मांस देने वाली प्रजातियों जातियां की बात करूं तो ब्रह्मा मांस देती है, ससेक्स मांस देती है, लैंगशन मांस देती है, असील मांस देती है आदि। ये सारी मुर्गियों की नस्लें जो है अंडे देती हैं और ये सारी मुर्गियों की नस्लें जो हैं मांस प्रदान करती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इन नस्लों की जो मुर्गियों है ना, इनका जो स्पेशलिस्ट होता है वो अंडा होता है, और इन नस्लों की जो मुर्गियां हैं इनका स्पेशलिस्ट भाग कौन सा होता है, इनका मांस होता है। ठीक है, ये इस नस्लों को जो है इसके आधार पर पाला जाता है। इन नस्लों को जो है अंडे देने के लिए पाला जाता है और इन नस्लों को जो है मांस उत्पादन के लिए जो है पाला जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद द्विउद्देशीय जातियां हैं। ठीक है, चलिए ये क्या है द्विउद्देशीय, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ऐसी मुर्गियों को जिनसे अंडा तथा, अच्छा ये इसके अंदर है द्विउद्देशीय प्रजातियों की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो द्विउद्देशीय जातियां क्या होती हैं, ऐसी मुर्गियां जिनसे अंडा तथा मांस दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं द्विउद्देशीय जातियां कहती है। अभी समझ गए होंगे यहाँ पर मैंने क्या समझाया। ये जो नस्ल की मुर्गियां हैं इनसे स्पेशल अंडे ही प्राप्त किए जाते हैं और इस नस्ल की मुर्गियों से जो है मांस प्राप्त किया जाता है। अब कोई ऐसी नस्ल होगी जिनसे हमें ये दोनों प्राप्त करने हैं भाई, तो दोनों प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी नस्लें हैं आइए देख लेते हैं। ये निम्नलिखित है, न्यू हैम्पशायर है, डोरकिंग है, ऑस्ट्रेलार्प है, रोड आइलैंड रेड तथा प्लाइजमाथाऊ रोक आदि है। ये सारी नस्लें की जो मुर्गियां है ना इनसे अंडा भी प्राप्त होता है। ठीक है, और मांस भी प्राप्त होता है। ठीक है,
और मांस भी प्राप्त होता है। ये नस्लें जरूर याद रखना प्लीज यार, मुझे लग रहा है कि ये नस्लों से ही जो है एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है और ये नस्लें काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाली है। ठीक है, आपको याद रखना है ये सारी नस्लें मुर्गी की है। कई बार जब वो एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछता है ना तो एक नस्ल उठा के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे देगा भाई, क्या दे देगा, डोरकिंग दे दिया आपको। ठीक है, आपको डोरकिंग दे दिया और ऑप्शन में मतलब डोरकिंग मतलब कि फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए मुर्गी की जो है नस्ल कौन सी है। चार ऑप्शन मतलब कि चार ऑप्शन दे देगा, चार अलग अलग ऑप्शन दे देगा। एक बकरी की नस्ल दे देगा, एक मुर्गी की दे देगा, एक भेड़ की दे देगा, एक किसी और की दे देगा। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए ये जो डोर किंग नस्ल है ये किस पशु की है। ठीक है, चार ऑप्शन दे देगा, भेड़ की, बकरे की, मुर्गी की और चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा। ठीक है, तो उस केस में आपको याद रखना है डोर किंग जो प्रजाति है ना ये मुर्गे की प्रजाति है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्या आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं प्रमुख नस्लें। तो चलिए एक एक करके हम प्रमुख नस्लों के बारे में भी देख लेते हैं, कौन कौन सी जो है मुर्गियों में जो है प्रमुख नस्लें होती है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है रोड आइलैंड रेड। ठीक है, तो रोड आइलैंड रेड की नस्ल की मुर्गी क्या करती है, आइए देख लेते हैं एक एक करके। जो रोड आइलैंड रेड नाम की मुर्गी है ना, इसका मूल स्थान कहां पर है, इस नस्ल का मूल स्थान अमेरिका का रोड आइलैंड है। ठीक है, रोड आइलैंड है। यह नस्ल मलायगेम, लेगहॉर्न तथा एशियाटिक मूल की नस्ल के संकरण से जो है विकसित की गई है। ठीक है, विशेषताएं की बात करूं तो इस मुर्गी में सिंगल कलगी तथा रोज कलगी वाली किस्में पाई जाती हैं। मुर्गी का सामान्यतः वजन 3.8 किलोग्राम, मुर्गी का 3 किलोग्राम होता है। ठीक है, मुर्गा मुर्गी का आ गया क्या, ये मुर्गे का मिलेगा भाई। ठीक है, ज़्यादा वजन है तो ये मुर्गा मिलेगा यहाँ पे, मुर्गा। ठीक है, मुर्गा मुर्गे का, क्योंकि मुर्गा ज़्यादा वजन का होता है। मुर्गे का सामान्य वजन 3.8 किलोग्राम तथा मुर्गी का 3 किलोग्राम होता है तथा अंडे का रंग भूरा या फिर गहरा भूरा होता है। देखिए हर चीज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए जो है बेसिक नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, मैं भी जानता हूँ आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई। सिलेक्शन लेना है तो बोर होना पड़ेगा, बोर आपको करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, आप जो फोन देखते हो ना, रील्स देखते हो, एक एक करके आगे जाते हो, वहां पे आप बोर क्यों नहीं होते, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना होता है। अपने आप जब स्टडी में इंटरेस्ट बनने लगेगा ना तो यही चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी और आप चाहोगे कि यार पढ़ता रहूं, मैं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं। ठीक है ना, जिंदगी में आगे बढ़ने का सिर्फ यही तरीका है, खुश रहो, हैप्पी रहो, जी भर के खेलो और लोट्स ऑफ नॉलेज ग्रहण करो। मतलब कि अपने दिमाग को फैलाओ और जितना पढ़ सकते हो अपना उतना पढ़ो, जितना अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। बस ये तीन चीजें आपको जिंदगी में कभी भी हारने नहीं देंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम अगली नस्ल को देख लेते हैं, व्हाइट लेगहॉर्न। ठीक है, व्हाइट लेगहॉर्न का मूल स्थान देख लेते हैं भाई। मूल स्थान कहाँ की है ये मुर्गियां, इस नस्ल का मूल स्थान इटली है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बन रहे हैं आपसे, डायरेक्ट आपसे पूछेगा व्हाइट लेगहॉर्न की किस्म की जो मुर्गी है इसका मूल स्थान क्या है। चार ऑप्शन दे देगा, इटली, अमेरिका, चाइना या फिर भारत दे देगा। उस केस में आप जो है नहीं बता पाएंगे, इसीलिए सारी चीजें बड़ी छांट छांट के मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो व्हाइट लेगहॉर्न जो नस्ल की मुर्गी है इसका मूल स्थान इटली हो जाएगा। सन 1835 में यह नस्ल अमेरिका पहुंची और फिर इंग्लैंड। भारत में 1920 के लगभग इस नस्ल का जो है आगमन हुआ था। एक एक चीज भाई यहां पर इंपॉर्टेंट रखी गई आपके, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी का जो है मूल स्थान क्या है आपको बताना होगा, इटली है। कहा गया, इटली, ये रहा इटली है। फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाइट लेगहॉर्न जो किस्म की मुर्गी है नस्ल अमेरिका कब पहुंची, 1835 में पहुंची। भारत ये नस्ल कब पहुंची, 1920 में जो है भारत में ये नस्ल पहुंच गई थी। ऐसे चीजें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, विशेषताएं की बात करूं तो व्हाइट लेगहॉर्न मेडिटेरियन वर्ग की नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल है। लेगहॉर्न नस्ल की 12 किस्में हैं जिनमें से व्हाइट लेगहॉर्न भी एक किस्म है। यह आकर्षक नस्ल की मुर्गी होती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे उपयोगिता बताई गई है, व्हाइट लेगहॉर्न की उपयोगिता क्या होती है तो देख लेते हैं उपयोगिता। यह नस्ल एक वर्ष में लगभग 240 अंडे देती है। इस नस्ल के कई प्रभेद श्रेण, यह नस्ल के भीतर एक विशेष समूह है जिसे चयनित प्रजनन के माध्यम से कुछ विशेष गुणों को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, जिनका अंडा उत्पादन 300 से अधिक है। ठीक है, लेकिन यह नस्ल आएगा, मांस के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, ये नस्ल आएगा भाई, नल नहीं आएगा, नस्ल आएगा। ठीक है,
नस्ल मांस के लिए उपयोगी नहीं है। यह मुर्गी 5 या 6 महीने की उम्र पर अंडा देना प्रारंभ करती है। ठीक है, व्हाइट लेग हॉर्न किस्म की जो मुर्गी होती है ना, ये मांस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिर्फ अंडा ही जो है ये बेस्ट क्वालिटी का देती है, और अंडा देने के लिए ही जो है व्हाइट लेग हॉर्न है ना, हाँ ठीक है, व्हाइट लेग हॉर्न को जो है अंडा देने के लिए ही पाला जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट नस्ल को देख लेते हैं, रेड कॉर्निश को। ठीक है, रेड कॉर्निश को देख लेते हैं। इसका मूल स्थान क्या है, तो यह नस्ल असील व मलाया तथा इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संकरण से जो है इंग्लैंड में विकसित की गई है। उपयोगिता की बात करूं तो अंडों की बजाय मांस ज्यादा प्राप्त होता है। तो ये जो रेड कॉर्निश नाम किस्म की जो मुर्गी है ना, ये इससे जो है हमें मांस प्राप्त ज्यादा होता है। ठीक है, मांस प्राप्त हमने इससे ज्यादा होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट किस्म पर, प्लाई माउथ रोक पर। ठीक है, तो प्लाई माउथ रोक पर देख लेते हैं मूल स्थान कहां पर है। इस नस्ल का मूल स्थान अमेरिका है। ठीक है, उपयोगिता की बात करूं तो इस नस्ल से प्राप्त उत्तम कोटि का मांस व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी है। इस नस्ल की अंडा उत्पादन क्षमता सामान्य होती है। मुर्गे का शरीर भार लगभग 4.3 किलो तथा मुर्गी का 3.4 किलोग्राम जो है भार होता है। ठीक है, तो ये पीडीएफ यहीं पर समाप्त हो गई है भाई। अभी जो है हमने यहाँ पर पार्ट 1 देखा है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा है, पार्ट 1 देखा है। मुर्गी के बारे में आधी जानकारी यानी कि 50% जानकारी जो है हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली है। बाकी की जो 60% जानकारी बच गई ना, अब कल वाले पार्ट में हम क्या देखेंगे, मुर्गी से संबंधित रोग देखेंगे। ठीक है, मुर्गी के रोग देखेंगे, उपचार देखेंगे, ठीक है, रोकथाम देखेंगे। ठीक है, रोकथाम देखेंगे भाई, उनकी रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए, किस उम्र में जो है टीका लगवाना चाहिए। बाकी सारी डिटेल जो है हम कल वाले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि आज का वीडियो वैसे ही जो है 40 मिनट का हो चुका है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये 2 पार्ट में जो है तोड़ दिया था, मुर्गी पालन का जो चैप्टर था। ठीक है, बाकी सारे जो है, और कल हम जो है मुर्गी से संबंधित MCQ भी देखेंगे। ठीक है, 10 MCQ भी जो है हम इसके अंदर देखने वाले हैं। जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसी से रिलेटेड जो है 10 MCQ आपको दूंगा, वहीं पे जो है आपकी जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है फर्स्ट पार्ट था मुर्गी पालन का। वीडियो सेशन कैसा लगा ये आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों, भाइयों और बहनों के साथ। ठीक है, चैनल पर पहली बार कोई विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर फॉलो कर लेना। सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।